चैप्टर 9 रुबाइयाँ और गज़ल। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित हम इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे और पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। आप चैनल पर विज़िट करें, प्लेलिस्ट चेक करें और आपको वहाँ पर रुबाइयाँ और गज़ल और साथ ही जो इसके जो शायर हैं फिराक गोरखपुरी, उनका जीवन परिचय भी सब कुछ आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा और आप उसे पहले समझें, क्योंकि पाठ को समझने की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि प्रश्न उत्तर आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ आ सकेंगे। तो प्रश्न उत्तरों को समझने के लिए आपको सबसे पहले पाठ को बेहतरीन तरीके से समझना चाहिए। प्रश्नों को समझते हैं और उनके उत्तर किस तरीके से हमें देखने हैं, समझने हैं और प्रश्न एक ही प्रश्न आपको किस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बात यह है कि आपको प्रश्न समझना कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी हम जानेंगे इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न है, हमसे पूछता है कि शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। कई बार बच्चों को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन प्रश्नों में थोड़ी कठिन भाषा का प्रयोग कर लेने की वजह से बच्चे प्रश्न समझ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से वो एक पूरा उत्तर नहीं दे पाते हैं और इस वजह से उनको नंबर पूरे नहीं मिल पाते। तो प्रश्नों को अच्छे से समझें। अगर आप वर्ड के मीनिंग नहीं जानते हैं अच्छे से, आप एक अंदाजा लगाने का हैबिट बनाइए कि आपको प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। शायर राखी के लच्छे आपको देखेंगे बाजार में इस तरीके से, किस तरीके से गुच्छे में टंगे रहते हैं, पैकेट्स में रखे रहते हैं कई सारे डब्बों में। उसको बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव, अपने कौन से इमोशंस को व्यंजित यानी कि यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है शायर। तो अब यही है कि राखी के लच्छे क्या है, बिजली की चमक से उसे क्यों जोड़ा गया है। अगर आपको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो भी आपको यही उत्तर देना है। और फिर राखी के लच्छे को बिजली की चमक से क्यों जोड़ा है यहाँ पर शायर ने, या फिर इनके माध्यम से शायर क्या बताना चाहता है, या फिर इनका क्या अर्थ है। मतलब आपको किसी भी वे में इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है। आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, सबका एक ही अर्थ है, आपको यही उत्तर देना है, तो आप हर प्रश्न का उत्तर सही से दे पाएंगे। तो उत्तर देखते हैं। फिराक गोरखपुरी जो है वो राखी की भावना को बिजली की चमक की तरह व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो सावन के महीने में पड़ता है और उस समय आकाश में बादलों के साथ साथ बिजली भी होती है। राखी के लच्छे भी उसी बिजली की तरह चमकते हैं। बिजली की चमक सच्चाई को दर्शाती है और राखी के लच्छे जो है वो रिश्ते की पवित्रता को व्यक्त करती है। अब जो यहाँ पर आप देखेंगे कि बताया जा रहा है कि राखी का जो त्यौहार है वो कब आता है, सावन के महीने में। सावन के महीने में क्या होता है, बारिश होती है। बारिश में के लिए क्या होता है, मौसम जो है उसके अनुसार होता है, बादल होते हैं और बिजली चमकती है। अब ये माहौल है, इसकी वजह से घटाओं और जो बिजली चमक रही है उसको यहाँ पर राखी से जोड़ लिया गया है। अब इन्हीं से क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि राखी का त्यौहार जब सावन के महीने में ही आता है, तो इसलिए कनेक्टिंग पॉइंट तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, बादल जिस तरीके से गिर रहे हैं और उसके बाद बिजली चमक रही है, तो बिजली में जो चमक है, जो पवित्रता है, उससे राखी की चमक को जोड़ा गया है और उस पवित्रता से राखी को महसूस किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो शायर हैं वो राखी के लच्छों को और जो है यहाँ पर बिजली की चमक से उसे जोड़ते हुए दिखा रहे हैं। तो राखी के जो लच्छे हैं भी हैं उसी बिजली की तरह चमकते हैं। बिजली की चमक जो है वो सच्चाई को दर्शाती है और राखी के लच्छे जो है वो रिश्ते की पवित्रता को व्यक्त करते हैं। तो जो राखी है वो रिश्ते की पवित्रता, अब बिजली जो है, जो बिजली है वो पवित्रता के लिए जानी जाती है, इसलिए राखी के त्यौहार को और राखी को जो है उससे जोड़ दिया गया। बिजली को तो हम सब चमकते हुए देखते ही हैं, पहली बात, और जो वो भाव लिए हुए लेती है वो है पवित्रता का, यानी बिजली जो है उसको पवित्र माना जाता है। तो राखी जो है वो बिजली की तरह चमकती हुई दिख रही है बाजारों में और वो राखी के बंधन को, रक्षाबंधन के त्यौहार में जो पवित्रता है, भाई बहन के रिश्ते में जो पवित्रता है उसको भी प्रदर्शित करती है। इसलिए राखी के लच्छे को जो है उससे जोड़ा हुआ यहाँ पे दिखाया। तो घटा और बिजली का रिश्ता भाई और बहन के बीच रिश्ते के समान है। तो इस तरीके से इसका ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। खुद का यानी कि स्वयं का। अब स्वयं का पर्दा, हम अपने ऊपर कोई पर्दा लटका के तो नहीं घूम रहे, लेकिन अब यहाँ पर शायर जो है इस बात को बोल रहा है। तो खुद का पर्दा खोलने की बात क्या है। आप मान लीजिए एक रूम है और यहाँ पे ये पर्दे इसके लिए लगाए गए, किस लिए लगाए, कोई चीज़ सामने कमरे की दिखे ना
और उसको ढक के रखने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए भी, और या फिर ज़्यादातर चीज़ें छुपाने के लिए जो है पर्दे लगाए जाते हैं। तो क्या होता है कि अब यहाँ पर हमें शायर बोल रहे हैं कि खुद का पर्दा खोलना। व्यक्ति क्या होता है, स्वयं अंदर से तो कुछ होता है, बाहर वो खुद को कुछ और दिखाता है। तो शायर जो है वो यही कह रहे हैं कि आप जो अपना पर्दा लगा रखे हैं उस पर्दे को हटाइए, यानी आप जो असल में है वो दिखाइए, आपके अंतर मन में जो है वो दिखाइए, ना कि आप बाहर से जो दिखा रहे हैं स्वयं को वो है। तो इसलिए उस पर्दे को हटाइए और स्वयं को सामने लाइए। तो खुद का पर्दा खोलने का आशय क्या है कि अपनी कमियों तथा दोषों को समझना तथा उसे प्रकट करना, यानी हमारे अंतर में जो भी कमी है, दोष है, अच्छाई है, बुराई है, उसको सामने लाओ, ना कि अपने दूसरे रूप को। तो दूसरे की बुराई करने वाले लोग जो है अनजाने में ही स्वयं की कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जब हम गज़ल पढ़ते हैं और रुबाइयाँ पढ़ते हैं तो एक गज़ल या रुबाई में हमें यहाँ पर शायर जो है ये बताते हैं कि लोगों को पहले अपने में झांकना चाहिए दूसरों की बुराई करने से पहले। तो इसलिए खुद का पर्दा खोलने की बात कहा जा रहा है, यानी आपका अपना अंतर्मन कैसा है आप पहले उसे देखिए, उस पर्दे को हटाइए और उसे झांकिए और उसे देखिए कि आप कैसे हैं, बजाय कि दूसरों में कमियां या दोष निकालने के। तो इस तरीके से इसका उत्तर ये हो गया। अब खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, इसका क्या अर्थ है, कवि ने ये बात क्यों बोली, या फिर आपका यहाँ पर इस शायरी में इस खुद का पर्दा, ये खुद का पर्दा खोलने से क्या अर्थ है, क्या जुड़ाव है, क्यों बोला इसे कवि ने, सारी बातों का एक ही उत्तर है। तो इसलिए प्रश्न को समझें और उसका उत्तर फिर चुनें। अगला प्रश्न है, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। किस्मत जो है हमको, किस्मत हमको रोले वे है, हम किस्मत को रोले हैं। जब हम किस्मत को लेकर रोते हैं तब किस्मत भी जो है वो हमको लेकर रोती है। कहने का अर्थ है, कई बार आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति के लिए किस्मत भी ये महसूस करती है कि ऐसा व्यक्ति जो कर्महीन व्यक्ति है, जो कर्म तो नहीं कर रहा, मेहनत तो नहीं कर रहा, बल्कि मुझे कोस रहा है कि मैं किस्मत खराब हूँ उसकी। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए किस्मत भी उसकी रोती है, यानी जब हम किस्मत किस्मत कह के रोते हैं तो किस्मत भी हमको लेकर रोती है। कहने का अर्थ है कि वो व्यक्ति कर्महीन होते हैं, यानी वो मेहनत नहीं करते और इस वजह से वो किस्मत पर सारा दोष डाल देते हैं, और किस्मत कहती है कि तुम मेहनत करो तब हम तुम्हारा साथ देंगी। तो ये पंक्ति हमने शायरी में पढ़ी समझी। अब यहाँ पर इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ जो तनातनी है, जो उलझ रहे हैं उन किस्मत से कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो उसका रिश्ता जो है अभिव्यक्त हुआ है। चर्चा कीजिए, यानी उसके बारे में बताइए कि क्या बताया है हमें शायर ने। निराशा के क्षणों में, यानी व्यक्ति जब निराश होता है, परेशान होता है, कवि को लगता है जैसे कि भाग्य ने उसका साथ ही नहीं दिया। कवि कहता है कि मैं भाग्य पर रोता हूं और मुझे देखकर भाग्य मुझ पर रोता है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करते हैं, यानी जब व्यक्ति भाग्य भाग्य करके रोता है कि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, तो भाग्य भी जो है उस व्यक्ति के लिए रोता है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि वो व्यक्ति वो कर्महीन है जो मेरा नाम लेकर रो रहा है कि मैंने उसका साथ नहीं दिया। तो ऐसे में भाग्य भी उस व्यक्ति को लेकर रोता है, क्योंकि वो कर्महीन लोगों पर व्यंग्य करते हैं। इस तरीके से कर्महीन लोग हमेशा अपने भाग्य को ही दोष देते हैं, वे कभी कर्म नहीं करना चाहते हैं, उनका भाग्य उनके कर्महीनता को दोष देता है। फिर जब वो भाग्य को दोष देते हैं तो भाग्य भी जो है उनके ऊपर रोकर उनकी कर्महीनता के दोष को बतलाता है। तो इस तरीके से इसका ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं, टिप्पणी करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गोदी के चांद और गगन के, गोदी में, माँ की गोदी में बच्चा होता है, वो बच्चा जो है चांद है, और गोदी किसकी है, माँ की है। तो गोदी का चांद कौन है, माँ का बच्चा। अब किसी भी माँ के बच्चे के बारे में बात की, वो गोदी का चांद होता है। गगन का चांद यानी आसमान का चांद। माँ अपनी गोद में सोए बच्चे को देखकर अभिभूत होती है, खुश होती है। वो बच्चा माँ को चांद की तरह लगता है, इसलिए कवि ने उसे गोदी के चांद को कहकर संबोधित किया। हर बच्चे को, हर माँ को अपने बच्चा जो है वो चांद की तरह लगता है, और इसलिए कवि ने जो है यहाँ पर उसको गोदी का चांद कहा है। और माँ की गोदी में सोया बच्चा आसमान के चांद को देखकर हर्षित होता है, यानी खुश होता है, अर्थात गोदी का चांद गगन के चांद को देखकर हर्षित होता है। तो इस तरीके से इन दोनों का ये जुड़ाव है। अगला है सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। इसको हमने पहले प्रश्न में ही समझ लिया। यहाँ पर सावन की घटाओं को, रक्षाबंधन के पर्व को किस तरीके से जोड़ा है। बादल होते हैं, घटाएं जो है
उनको भाई बहन के रिश्ते की जो मिठास है, भाई बहन के रिश्ते की मिठास, और जो बिजली की चमक है, उसको राखी की चमक बताई है। और बिजली की जो पवित्रता है वो भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता के बारे में बताया है। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। रक्षाबंधन एक पवित्र बंधन है क्योंकि ये भाई बहन का त्यौहार है। ये सावन के महीने में आता है। सावन के महीने में घटाएं छा जाती हैं तथा बिजली चमकती है। जो संबंध बिजली तथा घटा का होता है वही संबंध भाई और बहन का भी होता है। तो इस तरीके से ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं। इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के मिले जुले प्रयोगों को छाटिए। अब हमें जो रुबाइयाँ और जो रुबाइयाँ और गज़ल दिए गए हैं पाठ में, उसमें से हमें हिंदी के, उर्दू के और लोक भाषा के जो है शब्द अलग करने हैं। तो हिंदवी भाषा है और इसके 2 पार्ट किए गए थे, जिसमें से एक को उर्दू का नाम और एक का हिंदी का नाम। मेन भाषा मतलब हिंदवी ही है। कुछ शब्द जो है वो उर्दू में शामिल है और कुछ हिंदी में। तो ये है दोनों एक ही। अब यही है कि उर्दू और हिंदी के शब्द जो हमें छांटने हैं, और लोक भाषा जो हम स्थानीय बोली में प्रयोग करते हैं वो भाषा, हमें इसमें से वो शब्द अलग करने हैं। अब हिंदी के हमें जो प्रयोग मिले हैं वो है गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। दूसरा, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, यानी सिंपल सी भाषा जो हम अपने आम जीवन में यूज़ करते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, भाई के है बांधती चमकती राखी। उर्दू के प्रयोग हमें मिले हैं 2, उलझे हुए गेसुओं, गेसुओं मतलब बाल में कंघी करके। दूसरा, देख आईने में चांद उतर आया है। तो ये हमें उर्दू के प्रयोग देखने को मिले। लोक भाषा का प्रयोग जो हम अपने स्थानीय बोली का प्रयोग करते हैं, रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोकाना जो है यानी उछालना। तो लोका देने का मतलब होता है उछालना। तो ये लोक भाषा का प्रयोग हो गया। जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े, पिन्हाना यानी पहनाना। बालक तो हई चांद पे ललचाया है, हई यानी लोक भाषा यानी है ही। आंगन में दुनक रहा है जिदियाया है, दुनक रहा है और जिदियाया है। तो ये हो गया लोक भाषा के प्रयोग। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने गज़ल और रुबाइयों से संबंधित यहाँ पे जो प्रश्न लिए हैं पढ़े और उसको समझे। और आप इसी तरीके से जो प्रश्न आपको दिए हैं उन प्रश्नों को पहले समझे कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। गज़ल और रुबाइयों को अच्छे से समझें और उससे संबंधित कैसा भी प्रश्न पूछे आप प्रश्नों को अच्छे से समझें। प्रश्न को जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप उत्तर देने में स्वयं को सक्षम पाएंगे, क्योंकि आप पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं तो उत्तर आप लिख सकते हैं। और उत्तर लिखने की आप प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में परेशानी ना हो। और रटने की बजाय आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना